एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास आ चुकी है। सारा का सारा उसमें जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने सारा बता दिया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। कुछ टाइम में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का एक कोलैबोरेशन आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स और जितने भी क्लासेस हों एटलीस्ट हम लोग बहुत ही आराम से बहुत ही धीरे धीरे इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे क्योंकि ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर। उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। और जब फिजिकल एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ऑर्गेनिक में एंटर करेंगे और फिर इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत कम है तो इसलिए हम उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या? तो सिंपली हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। यहाँ हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में पढ़ते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और यही है केमिकल काइनेटिक्स। अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस के तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही प्रिसाइज नोट्स हैं, बहुत फालतू की चीजें, इधर उधर की चीजें, बकवास चीजें कुछ भी नहीं है। टू द पॉइंट वैसी सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं या पूछी गई हैं। तो पहला रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन, जिसको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट इन लेस देन 1 ps यानी कि 10 टू द पावर -12 सेकेंड से कम टाइम में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। सिंपल समझो, वैसा रिएक्शन जो 10 टू द पावर पिको सेकेंड भी हम इसको कहते हैं, 1 पिको सेकेंड यानी कि 10 टू द पावर -12 सेकेंड में कंप्लीट हो जाए, दैट इज फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। बट ये इम्पॉसिबल होता है कि इतने फास्ट रिएक्शन को हम कर पाए। बट कुछ आयनिक रिएक्शंस हैं और कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जो इस तरह के रिएक्शन को शो करते हैं, यानी कि फास्ट रिएक्शन होते हैं। कुछ है स्लो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो कि आपको कंप्लीट होने में मिनट से भी ज्यादा समय लग जाए या ईयर्स लग जाए, मतलब बहुत ज्यादा समय लगे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ स्लो रिएक्शन। तो वैसे रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमंड, डायमंड बनने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा स्लो होता है। ठीक है, साइड रहती हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अगला है मॉडरेटेड रिएक्शन, मतलब वैसा रिएक्शन जो बहुत ज्यादा ना फास्ट हो ना बहुत स्लो हो, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल आपको याद रखने हैं। स्लो रिएक्शन का बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमंड। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना फिर से, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, आगे हम लोग बताएंगे ये कुछ भी हो सकता है, डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट ऑफ और प्रोडक्ट और जो भी चीजें हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन आइदर डिक्रीज और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपली है। अब एक केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो हमारा ये इस तरह का केमिकल रिएक्शन है, ए ए बी बी। ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या है, ए जो है स्मॉल ए, ये स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्मॉल बी इज द स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि बी के कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है। मान लो हम इस तरह से लिखते हैं 2a+3b, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने सिंपल ए लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह का एक कोई रिएक्शन है, तो यहाँ पे अगर हम पूछा जाए कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम उसको लिखने का तरीका होता है -1/a डेल्टा ए बाई डेल टी, या इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल टी। अब ये जो स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट को हमेशा हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, वही -1/b डेल्टा बी बाई डेल टी, और ये प्रोडक्ट के लिए प्लस होगा। अब देखो यहाँ पे हम माइनस क्यों लगा रहे हैं, जब ये रिएक्शन होना शुरू हो रहा है तो ऑब्वियसली इनका अमाउंट जो है, ये जो भी रिएक्टेंट है उनका अमाउंट क्या होता है, घटता चला जाता है, और जो प्रोडक्ट है उनका अमाउंट क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। तो इसीलिए हम इनमें माइनस लगाते हैं और इनमें हम प्लस लगाते हैं।
ठीक है, 1/c डेल्टा सी बाई डेल टी और 1/d डेल्टा सी बाई डेल टी एक्सप्रेशन है। अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा सिंपली आप इसको डी बाई डी टी भी लिख सकते हो। ठीक है, डेल्टा की जगह आप डी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस डी बी बाई डी टी, आप इस तरह से लिख सकते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस, जितना इधर डिसअपीयरेंस होगा उतना ज्यादा उधर अपीयरेंस होगा, तो क्या हो जाएगा डी सी बाई डी टी और डी डी बाई डी टी। ठीक है, तो ये हमारा रेट एक्सप्रेशन है, हम इस तरह से रेट निकालते हैं। रेट निकालने का ये सिंपल तरीका है कि अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट अगर मतलब रिएक्शन अगर बहुत फास्ट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में कुछ नहीं, हम सिंपली इस तरह से ही कैलकुलेट करते हैं और इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि आर इंस्टेंटेनियस, तो क्या हो जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी या फिर प्लस में डी पी बाई डी टी। आर क्या है रिएक्टेंट और पी है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत ही लेस टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स डी पी बाई डी टी। अब सिंपली हम बोले कि कैसे हम मेजर करेंगे, मेथड ऑफ मेजरिंग रिएक्शन रेट, तो पीएच मेजरमेंट से, चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटीज, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन कंडक्टेंस, ये सभी तरीका होता है, हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं इन सब चीजों से। स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन वाज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सिंपली याद रखिएगा, जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो, मान लो 2 से 3 3 से 4 स्टेप्स में हो रहा है, पहले स्टेप में कुछ और बना, मान लो ए से पहले स्टेप में बी बना, फिर बी से सी बना और सी से फिर आपका डी बना। ठीक है, इस तरह से कुछ हो रहा है, तो इसमें ये वाला रिएक्शन अगर सबसे ज्यादा स्लोएस्ट है तो इसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सिंपली याद रखिए स्लोएस्ट स्टेप इन एनी रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये डिफाइन किया गया था वॉन हॉफ के द्वारा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, तो वो है नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर। वीवीआई है, याद रखना, बहुत बार पूछ चुका है अभी तक एग्जाम में, और मैंने आपको बताया कि सीयूईटी के पेपर में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन स्पाइट ऑफ क्या, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम है, कैलकुलेशन करने के लिए आपको नहीं दिया जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है क्या है, प्लस टेम्परेचर, ये दो चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा सरफेस एरिया क्या होगा, रेडिएशन और कैटलिस्ट हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर कौन सा हमने लिया है या प्रेशर कितना है। ऑब्वियसली जो रिएक्शन है वो जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, रेट भी उन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब रिएक्शन डिपेंड कर रहा है हमारा कॉन्सेंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, हमारा हमने कौन सा रिएक्टेंट लिया है उसके बेसिस पे, या हमने कौन सा कैटलिस्ट लिया है। कैटलिस्ट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लो हम कैटलिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक्टिवेशन एनर्जी कम किया जा सके और रेट जो है उसको फास्ट किया जा सके, रिएक्शन के रेट को फास्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि कौन कौन से जो ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें से कौन कौन से हैं जो ट्रू हैं और कौन कौन से हैं जो फॉल्स हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, हम किस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यही है कि हम केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, यानी कि ये जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे हम उसके लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं के। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये फाउंड टू बी डिपेंड ऑन अल्फा concentration terms of A and beta concentration term of B। अब यहाँ पे अल्फा बीटा जो है ये कांस्टेंट्स है, ध्यान रखना। तो हम ऐसे लिखते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर अल्फा एंड B टू द पावर बीटा। अब K
ए टू द पावर अल्फा, बी टू द पावर बीटा। यहाँ पे क्या है, ए और बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ए एंड बी का, ठीक है। के जो है ये इसको वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कहते हैं। रेट कांस्टेंट जो स्टैचोमेट्रिक, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है सिंपल हमारा, उसे रेट कांस्टेंट कहते हैं। एंड इसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये जो पूरा हमने इस तरह से लिखा है दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, रेट कांस्टेंट यानी कि जो वेलोसिटी कांस्टेंट जो के की वैल्यू है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मतलब आपने एक्सप्रेशन में देखा है, अगर रेट जो है के के बराबर है, इसका मतलब है ए और बी दोनों क्या है, 1 है, मतलब ए बी के बराबर है और ये इसकी वैल्यू 1 है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ nth ऑर्डर इज गिवन एज पर यूनिट टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 n माइनस 1। ये सिंपल, ये आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद रखो। इसको हम लोग स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन जब हम 1 ले तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट यानी कि के की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। अगर के की वैल्यू हाई है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। ईच रिएक्शन हैज ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर। एक ही रिएक्शन है लेकिन के की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के की वैल्यू कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है रेट कांस्टेंट की। अब बात कर लेते हैं कि जो रिएक्शन है उसका हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे या मॉलिक्यूलरिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये जो है ना ये वीवीआई है, क्योंकि 2022 का पेपर अगर आपने सॉल्व किया है या मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सॉल्व कराया है तो वहां पे आपने देखा होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन से 2 क्वेश्चन थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। एक ऐसा टर्म है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डर। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट लॉ इक्वेशन। अब क्या एक्सपोनेंट्स है, तो जो हमने ए का पावर यहाँ पे लिया था अल्फा और बी का पावर बीटा, तो ऑर्डर हमें निकालना है, ध्यान से समझना। ऑर्डर निकालना है तो उसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। जो भी वैल्यू आएगी वो उस रिएक्शन का ऑर्डर कहलाएगा। अब बात करें मॉलिक्यूलरिटी की तो क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विथ वन अनदर टू फॉर्म प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल जीरो। ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ना ही फ्रैक्शन हो सकती है ना जीरो हो सकती है, ये ध्यान रखना। मॉलिक्यूलरिटी जब भी होगी तो वो 1 2 3 4 के टर्म में ही आएगी, वो कभी भी जीरो या फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टर्म। ऐसा नहीं है कि हम जस्ट ऐसे ही कैलकुलेट कर दें और निकल जाए, और ये थ्योरेटिकली डिटरमाइंड टर्म है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कम्प्लेक्स रिएक्शन। हम एलिमेंट्री रिएक्शन का भी निकाल सकते हैं, कम्प्लेक्स रिएक्शन का भी निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शन। कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं निकालते हैं, ये ध्यान रखना। इट इज ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। आगे है निगेटिव ऑर्डर रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। निगेटिव ऑर्डर भी पॉसिबल है, जैसे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 इस रिएक्शन में अगर हम देखा जाए, ठीक है, क्या हो रहा है 2O3 कन्वर्ट हो रहा है 3O2 में, और इसके लिए रेट हम इस तरह से लिख रहे हैं, यानी कि O2 का रेट हमने क्या लिखा है -1, तो ये माइनस भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर भी निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ से एक चीज आप एक ही बार में याद रख लो कि जब जो मॉलिक्यूलरिटी है वो ना ही फ्रैक्शन हो सकता है, ना जीरो हो सकता है, ना निगेटिव हो सकता है, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। ऑर्डर पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन किस तरह का है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स या आयंस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो,
तो जैसे H2 प्लस Cl2 जो है HCl बना रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ HCl कह लो या अमोनिया का ब्रेकडाउन, ये दोनों जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखोगे। यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कौन सा है, तो देख रहे हो यहाँ पे N2O4 कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में, मतलब यहाँ पे हमने जो रिएक्टेंट लिया है उसमें एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करो तो H2O2 के जो ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, H2O2 का ब्रेकडाउन, ठीक है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव जितने भी रिएक्शंस हैं सभी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस दूसरे रिएक्शन नहीं होते हैं, ये जब भी होंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, मैंने पहले ही कहा एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वो एग्जांपल्स रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको याद रखो। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, ये एग्जांपल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अब बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे HI है ये, ठीक है, HI कन्वर्ट हो रहा है H2 और I2 में, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हमने HI लिया है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन। या ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन भी हो सकता है, दो NO है और एक A2 है, तो इसको हम बोलते हैं टर्म मॉलिक्यूल या ट्राई मॉलिक्यूल, ठीक है। आई होप समझ गए हो आप। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करो तो HI जो है H2O2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन के होने के साथ साथ ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी है, ठीक है। या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जिसको हम सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं, ये भी एक एग्जांपल है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का आप याद रख सकते हो, सिंपल ये वाला जो एग्जाम है, ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बट थर्ड ऑर्डर अभी आपके नहीं पूछता है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तक ही बातें लिखी हुई है, तो आपको जीरो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी, ये मैंने आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में यहाँ पे समझा दिया है। देखो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना वो कहीं नहीं मिलेगी, हर जगह आपको दो चार क्वेश्चन लेके लोग बकवास करने आ जाएंगे, लेकिन जो सही ऑथेंटिक चीजें हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो सीयूईटी के एग्जाम के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं आपके लिए, वो सारी चीजें हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर आप नए हैं पहले से देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होगा इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो इसके लिए हम लिखते हैं K नॉट इक्वल्स 1/T A नॉट माइनस A, ठीक है, जहाँ A नॉट जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और A जो है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, हाफ लाइफ क्या होगा, ठीक है, T हाफ लाइफ या हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो ये हमारा होता है A0/2K। K इज द रेट कांस्टेंट, याद रखो इसको आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हो A0/2K, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2K। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। यूनिट क्या होगा रेट कांस्टेंट का, तो वो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, जो कि यूनिट ऑफ रेट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, वही यूनिट होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का। तो ये दोनों एकदम सेम टू सेम होते हैं, आपको याद रखना है, इनका यूनिट बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो याद रखना है मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम गैसियस रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, P0 माइनस P इक्वल्स KT, इसको शॉर्ट में आप इस तरह से लिख सकते हो KT इक्वल्स P0 माइनस P, यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल प्रेशर इक्वल्स KT, ठीक है। K आप जानते हो रेट कांस्टेंट है एंड T इज द टाइम। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सिंपली हमारा इस तरह का होता है A इक्वल्स A0 e टू द पावर माइनस KT, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो KT इक्वल्स 2.303 लॉग A0/A, ठीक है। आप सिंपल वे में इस तरह से भी लिख सकते हो KT इक्वल्स 2.303 लॉग A0/A या A इक्वल्स A0 e टू द पावर माइनस KT। हाफ लाइफ पीरियड की अगर बात करो तो वो होता है A0/2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2, और इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं हाफ लाइफ की तो ये आता है 0.693/K1, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.693/K, इसको सिंपली याद रखो 0.693/K,
रेट कांस्टेंट टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन कुछ एग्जांपल आपके लिए हुए हैं, जैसे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस है तो उनके लिए भी आपको सेम रेट इक्वेशन आपका आता है। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये एक एग्जांपल है। देखो, जब केमिकल रिएक्शन appear to be higher order but actually are of lower order are called pseudo order reaction। सिंपल समझो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन एक रिएक्टेंट जब हम बहुत लार्ज अमाउंट में ले लेते हैं तो उस केस में वो हो जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो हम ए और बी का कॉम्बिनेशन करा रहे हैं, ये सी बना या सी प्लस डी बना। अब यहाँ पे हम इसको 1 1 नहीं लेके एक को ले रहे हैं 1 और दूसरे को ले रहे हैं 1000, मतलब एक जो रिएक्टेंट है हमारा उसका अमाउंट हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में वो हमारा क्या कहलाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर आपको याद रखना है, ईस्टर की जो हाइड्रोलिसिस है उसे हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो CH3COO C2H5 है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH बन रहा है, यानी कि इथेनॉल बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ग्राफिकल मेथड। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो तो ये क्या होता है, बिल्कुल इस तरह से जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस तरह से जाएगा और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये अपोजिट हो जाता है, एक्चुअली इधर से आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर इन्होंने ले लिया है तो इसके लिए भी क्या जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलो आगे देखते हैं। इनिशियल रेट मेथड, इन दिस मेथड the order of reaction is determined by varying the concentration of reactant while kept other are kept constant। Integrated rate law method is method out of different integrated rate equation which gives the most constant value of rate constant in a specific order of reaction। Half life period method is a general half life method, nth order is initially concentration of the reactant। ये सिंपल चीजें हैं। हाफ लाइफ ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इस तरह से जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस तरह से होगा और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, 1/A0 ये हमने यहाँ पे लिया है और ये क्या है A0 और ये भी A0। देखो, इनिशियल जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए क्योंकि वैल्यू क्या होती है 0.693/K। तो यहाँ पे कहीं पे भी इनिशियल या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन इस तरह की बनेगी। तो ये सब ग्राफ्स भी आपको याद रखने हैं, कई बार ग्राफ देके पूछ देता है कि ये किस रिएक्शन का होगा। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी थियरीज अभी इसमें बाकी हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और मुझे लगता है एक क्लास और लगेगा जिसमें ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा का सारा पोर्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, और डेली शाम में 5 बजे ये क्लासेस आती रहती हैं, तो आइदर रिकॉर्डेड होगा, लाइव होगा, कैसे भी होगा, पर आपके पास ये सारी चीजें पहुंचती रहेंगी। और कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए, तो इसके लिए बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आने वाली हूँ आने वाले टर्म में, तो जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमसे जुड़ के आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे एक स्ट्रक्चर वे में आपको तैयारी करने के लिए सारी चीजें मिल जाएंगी। देन थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।